और सभी बच्चे बढ़िया हो? चलिए, बढ़िया रहने चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए, अपन चल रहे थे कि श्यानता गुणांक और विसरण गुणांक और चालकता गुणांक क्या होता है। श्यानता गुणांक ज्ञात कर लिया था, चालकता गुणांक भी ज्ञात कर लिया था और विसरण गुणांक भी ज्ञात कर लिया था। तो अपने पास जो विसरण गुणांक निकल के आया था वो कितना आया था? d बराबर 1/3 NC बार, यही निकल के आया था। 1/3 लैम्डा C बार, यही निकल के आया था, नहीं निकल के आया था? आया था। तो लेकिन अपन अब इसमें क्या करेंगे कि इसमें किस किस का मान रखेंगे? लैम्डा का और C बार का, क्योंकि अपन ने श्यानता गुणांक में भी लैम्डा का मान रखा था, C बार का मान निकल आया था। क्यों रखा था? क्योंकि हमको इंक्वायरी करनी थी कि जो अपने पास श्यानता गुणांक होता है वो किसके समानुपाती होता है तथा और श्यानता गुणांक किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी प्रकार अपन ने चालकता में भी ज्ञात किया था नहीं किया था? तो इसी प्रकार अपन किसमें भी ज्ञात करेंगे? विसरण में। क्लियर है सभी को? और हम जानते हैं कि जो लैम्डा होता है, लैम्डा का मान कितना होता है? 1/√2 पाई n d स्क्वायर होता है, नहीं वो तो सबको पता है। चलिए, और C बराबर होता है अपने पास 8kT/m की पावर कितनी होती है? 1/2। क्लियर? सभी में C बार और अपन ने लैम्डा का मान यही तो रखा था, रहता है, ये फिक्स रहता है मान। क्लियर? चलिए अब आगे लिखिए, जो अपने पास d बराबर 1/3 लैम्डा C बार आया था, कितना आया था? d बराबर लिखिए, d बराबर 1/3 लैम्डा C बार, यही तो आया था। d बराबर 1/3 लैम्डा C बार। लिखिए उपरोक्त समीकरण में, नीचे लिखिए, उपरोक्त समीकरण में लैम्डा बराबर 1/√2 पाई n d स्क्वायर व C बार बराबर 8kT/m की पावर 2। उपरोक्त समीकरण लैम्डा बराबर ये और C बार 8kT/m/2 रखने पर तो अपने पास d बराबर कितना आ जाएगा? d बराबर 1/3 1/√2 पाई n d स्क्वायर इंटू 8kT/m की पावर 1/2, यही आ जाएगी। तो अपने पास d बराबर कितना आ जाएगा? 1/2 इसको वैसे हटाएंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास? बताइए, 2/3। अब देखिए, मैं इस समीकरण को किससे वो कर दूं? बताइए, आप बताइए किससे गुणा कर दूं मैं इसको मैं जब n/n से गुणा कर दूंगा, किससे? n/n से गुणा कर दूंगा तो अपने पास वो क्या बनेगी समीकरण? ये बनेगी d बराबर 2/3 पाई n d स्क्वायर और 1/ρ और क्या बनेगा अपने पास? कैपिटल M RT/पाई की पावर कितनी रह जाएगी? 1/2। इसका इक्वेशन नंबर आप कितना आया था यहाँ तक? अपना जो इक्वेशन आई थी वो यहाँ डाल देना और जो इक्वेशन आई है अब ये यहाँ डाल देना। क्लियर? तो अपने पास जब अपन इसको n/n से गुणा करेंगे तो हम जानते हैं कि रो बराबर क्या होता है? रो बराबर mn। क्या होता है? रो बराबर mn। क्लियर? तो जब अपने यहाँ ये रो लिया है तो इस इक्वेशन में जब अपन n/n से गुणा करेंगे तो अपने पास कौन सी फॉर्म बनेगी? mn वाली फॉर्म बनेगी नीचे। तो अपन ने mn के स्थान पर क्या लिख लिया था? यहाँ पर रो मैंने डायरेक्ट रख लिया है। ठीक है, चलिए, तो अपने पास क्या बन गया? मैं इसका इक्वेशन नंबर 4 डाल रहा हूँ, आप डाल लेना कोई सा भी, और इसका इक्वेशन नंबर 3 आपका जो क्रम है वो डाल लेना। क्लियर? तो नीचे लिख दिया, समीकरण 4 से स्पष्ट है कि समीकरण 4 से स्पष्ट है कि d समानुपाती किसके होगा? बताइए, t की पावर 1/2/ρ, t की पावर 1/2/ρ। तो अपने पास यहाँ भी लिख लेना, चूंकि रो बराबर t इनवर्स, तो अपने पास d समानुपाती किसके हो जाएगा? t की घात 3/2।
डी समानुपाती टी की पावर 3/2। नोट डाउन करिए। और यहाँ पे लिख देना चूंकि रो बराबर एम एन, चूंकि रो बराबर एम एन। नोट डाउन करिए। कर ले नोट डाउन। चलिए अगला हेडिंग डालिए, अभिगमन गुणांकों में सहसंबंध। अभिगुणांकों में सहसंबंध। अभिगमन गुणांकों में सहसंबंध। अभिगमन गुणांकों में सहसंबंध। अभिगमन गुणांकों में सहसंबंध। तो देखिए अभिगमन गुणांक कौन कौन से थे अपने पास, बताइए। कितनी अभिगमन घटनाएं बताई थी मैंने आपको? 3। एक तो क्या थी? श्यानता। दूसरी क्या थी? चालकता। और तीसरी क्या थी? विसरण। क्लियर। और जो अपने अभी क्या ज्ञात कर रहे हैं? अभिगमन गुणांकों में सहसंबंध। तो अभिगमन गुणांक कौन कौन से हो गए? श्यानता का श्यानता गुणांक, विसरण का कौन सा होगा? विसरण गुणांक, और चालकता का कौन सा हो गया? चालकता गुणांक। इन तीनों गुणांकों को लेकर अपन इन तीनों गुणांकों में क्या ज्ञात करेंगे? सहसंबंध। क्लियर। तो अपने पास जो नीटा का मान आया था, नीटा बराबर कितना आया था अपने पास, बताइए। नीटा बराबर 1/3 mn/c⁻, यही आया था नहीं आया था? आया था। तो और अपने पास k का मान कितना आया था बताइए? k बराबर कितना आया था बताइए? k बराबर कितना आया था? 1/3 mn/c⁻(λ)/cv, यही आया था नहीं आया था? और d बराबर अपने पास कितना आया था? 1/3 λ/c⁻, कितना आया था? 1/3 λ/c⁻। इसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसका सेकंड और इसका थर्ड। क्लियर है। तो नीचे लिख दीजिए, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि k बराबर कितना हो जाएगा बताइए? k बराबर नीटा इंटू CV। कितना हो जाएगा बताइए? नीटा इंटू CV। क्यों? क्योंकि k बराबर देखिए, एक समीकरण 1 और 2 लिया है अपन ने, तो समीकरण 1 और 2 से देखिए k बराबर किसका हो जाएगा? ये किसका मान होता है? 1/3 mn/c⁻(λ)। नीटा का होता है नहीं होता? होता है ना। तो इसके स्थान पर मैंने क्या रख लिया? नीटा। तो फिर कितना हो गया? k बराबर नीटा इंटू CV। क्लियर है सभी को? चलिए अब क्या होगा अपने पास, परंतु मैंने तुमको पहले बताया था कि CV का मान कितना होता है? कैपिटल CV अपॉन कैपिटल M। CV अपॉन कैपिटल M। तो अपने पास k बराबर कितना आ जाएगा? नीटा इंटू कैपिटल CV अपॉन कैपिटल M। तो अब इसका अपन वज्र गुणा कर देते हैं, तो अपने पास कितना आ जाएगा बताइए? m के अपॉन कितना हो जाएगा? नीटा इंटू CV बराबर कितना हो जाएगा? 1। m के नीटा CV बराबर 1। यहाँ लिख देना, अतः सैद्धांतिक रूप से, अतः सैद्धांतिक रूप से सभी गैसों के लिए, अतः सैद्धांतिक रूप से सभी गैसों के लिए राशि m के
अपॉन नीटा सी वी, एम के अपॉन नीटा सी वी का मान एक होना चाहिए, लेकिन व्यवहारतः ऐसा नहीं होता। इसलिए अब कौन सी, पहले तो कौन सी समीकरण ली थी अपन ने, 1 और 2। अब कौन सी लेंगे, समीकरण 1 और 3। तो नीचे लिख देना समीकरण 1 व 3 से। तो समीकरण 1 व 3 से क्या आ जाएगा बताइए मेरे को। देखिए समीकरण 1 और 3 से क्या आ जाएगा, लैम्डा सी बार तो तुमको दे रखा है, तो नीटा बराबर कितना आ जाएगा, एम एन इंटू डी। क्यों, क्योंकि 1/3 लैम्डा सी बार बन रहा है नहीं बन रहा, तो इसके स्थान पर अपन क्या रख सकते हैं, कैपिटल डी रख सकता हूं नहीं रख सकता हूं ना। तो नीटा का मान कितना आ जाएगा समीकरण 1 और 3 से, एम एन इंटू डी। क्लियर। तो अपने पास, और हम जानते हैं यहां लिख देना, चूंकि रो बराबर क्या होता है, एम एन, तो नीटा बराबर कितना आ गया, रो डी। नीटा बराबर कितना आ गया, रो डी। अगर नहीं है तो अपने पास यहां से दिस इंप्लाइज दैट नीटा अपॉन रो डी बराबर किसके होगा, 1 के। तो दिस इंप्लाइज दैट रो डी अपॉन नीटा बराबर 1। तो नीचे लिख देना प्रायोगिक रूप से राशि रो डी अपॉन नीटा का मान भी 1 नहीं होता है। नोट डाउन करिए जल्दी। नोट डाउन कर लिया, चलिए अगला हेडिंग डालिए, मैक्सवेल वेग वितरण नियम।
अगला हेडिंग डालिए, मैक्सवेल वेग वितरण नियम। मैक्सवेल वेग वितरण नियम। देखिए, मैक्सवेल वेग वितरण जो नियम होता है, उनके लिए जो अणुओं की संख्या होती है और जिनकी जो चाल होती है, क्या होती है उन अणुओं की चाल। अपन कहेंगे कि जो मैक्सवेल वेग वितरण नियम है, उनमें जो अणुओं की संख्या होती है, उनकी जो चाल होती है, उसके लिए चाल कितनी होती है अणुओं की संख्या, C व C प्लस DC। कितनी होती है, C व C प्लस DC। तो अपन कहेंगे कि जो मैक्सवेल वेग वितरण नियम है, उसमें उपस्थित जो अणुओं की संख्या है, उनकी चाल अगर C व C प्लस DC के मध्य है, तो अपन एक समीकरण होता है, उस द्वारा अपन उसको क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। एक समीकरण दिया था मैक्सवेल ने, उस समीकरण द्वारा अपन क्या ज्ञात करते हैं, उन अणुओं की C व C प्लस DC के मध्य ज्ञात करते हैं। क्लियर सभी को? चलिए लिखिए इसमें मैक्सवेल के वेग वितरण नियम के अनुसार, लिखिए इसमें मैक्सवेल के वेग वितरण, मैक्सवेल के वेग वितरण नियमानुसार, मैक्सवेल के वेग वितरण नियमानुसार उन अणुओं की संख्या, उन अणुओं की संख्या जिनकी चाल C व C प्लस DC के मध्य, C व C प्लस DC के मध्य होती है, निम्न समीकरण द्वारा दी जाती है, निम्न समीकरण द्वारा दी जाती है। तो वो समीकरण है तुम्हारा DNC बराबर 4 पाई n m अपॉन 2 पाई KT की पावर 3/2, m अपॉन 2 पाई KT की पावर 3/2 इंटू E की पावर माइनस MC स्क्वायर अपॉन 2 KT, MC स्क्वायर अपॉन 2 KT इंटू C स्क्वायर इंटू DC। इसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल लेना, नीचे लिख देना समीकरण 1 से अतः समीकरण 1 से अणुओं की चाल C व C प्लस DC के मध्य, C व C प्लस DC के मध्य होने की प्रायिकता, C व C प्लस DC के मध्य होने की प्रायिकता PC बराबर कितनी होगी, DNC अपॉन n बराबर 4 पाई m अपॉन 2 पाई KT की पावर 3/2 और E की पावर माइनस MC स्क्वायर अपॉन 2 KT इंटू C स्क्वायर इंटू DC। इक्वेशन नंबर सेकंड नीचे लिख देना, यदि समीकरण 1 की सहायता से DNC अपॉन DC का परिवर्तन ग्राफ C के साथ खींचा जाए
खींचा जाए तो वह निम्न चित्र में दिखाए अनुसार प्राप्त होता है। इसके लिए ग्राफ बना लीजिए एक। ये होता है अपने पास परिवर्तन C, ये होता है अपने पास dNc अपॉन dC। ये होती है अपने पास C और ये कॉर्नर होता है C प्लस DC। बना लीजिए जल्दी। बना लीजिए जल्दी से। नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। उतार लिया। चलिए देखिए मैक्सवेल वेग वितरण नियम क्या कहता है कि जो भी मैक्सवेल के वेग वितरण नियम होते हैं उन अणुओं की संख्या जिनकी चाल क्या है C, वे C प्लस DC के मध्य होती है, इन निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। तो मैक्सवेल ने एक समीकरण दिया था वेग वितरण नियम के लिए dNc बराबर 4πn × m अपॉन 2π kT की पावर 3/2 e की पावर -mc² अपॉन 2k Tc² × DC। फिर उसने कहा था अतः समीकरण ऐसे अणुओं की चाल व C प्लस DC के मध्य होने की प्रायिकता, तो प्रायिकता PC बराबर क्या हो जाएगी dNc अपॉन n बराबर 4π m अपॉन 2π kT 3/2, और जो समीकरण दे रखा है n को कहाँ लिया है वो इधर साइड बटे के रूप में, और बाकी का समीकरण को जो होती हो रख दिया। ये क्या होती है उसकी प्रायिकता, किसके मध्य C व C प्लस DC के मध्य। तो फिर इसने कहा था कि समीकरण एक की सहायता से अपने पास ये ग्राफ प्राप्त होता है। तो क्या होता है dNc अपॉन DC, ये क्या होता है अपने पास परिवर्तन की दर C और कौन सी चाल हैं C और C प्लस DC। क्लियर सभी को। अब इसके अनुप्रयोग आते हैं, किसके मैक्सवेल वेग वितरण जो फलन होता है उसके अनुप्रयोग आते हैं। कौन कौन से, एक तो औसत चाल होती है, एक वर्ग माध्य मूल चाल होती है, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो पहला हेडिंग डालिए औसत चाल, इसमें पहला डालिए औसत चाल।
पहले वो करने से पहले एक सारणी बना लेना, तुम्हारे समझने की वो रहेगी, क्योंकि जब c की घात 1 होती है या c की घात 2 होती है या c की घात 3 घात होती है, c की घात 4 होती है, तो उसका जो अपने पास समाकलन बनता है उसका डायरेक्ट समाकलन कितना होता है, तुमको वो समाकलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके मान अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो एक सारणी बना लीजिए, साइड में एक सारणी बना लीजिए आप। मैं इसको यहाँ साइड में बना रहा हूँ सारणी को। एक में लिख दीजिए यहाँ पर n, और इंटीग्रेशन बनेगा अपने पास आई एन बराबर इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी x की पावर n, और क्या बनेगा अपने पास e की पावर माइनस bx स्क्वायर इंटू dx। तो यहाँ पे लिख देना n के मान में 0, 1, 2, 3 और 4। जब x की पावर क्या है n, तो जब x की पावर क्या बनती है 0, 1, 2, 3, 4, तो उस स्थिति में जो अपने पास समाकलन प्राप्त होता है वो कितना प्राप्त होता है, देखिए 0 है उसके लिए अपने पास होता है 1/2 पाई अपॉन b की पावर कितनी होती है 1/2। अगर एक घात आ जाती है तो उसके लिए अपने पास होता है 1/2b, और 2 घात आ जाएं तो उसके पास होती है अपने पास 1/4, और कितनी होती है पाई अपॉन b स्क्वायर की पावर 1/2। 3 घात होती है तो उसके लिए 1/2b स्क्वायर, और 4 घात होती है तो उसके लिए होती है 3/8 पाई की पावर b5, और की पावर कितनी होती है 1/2। तो ये सारणी बना लीजिए आप। और हेडिंग डाल लीजिए औसत चाल। यहाँ पर लिख दिए ना अनुप्रयोग, हेडिंग में अनुप्रयोग, और अनुप्रयोग में अपने पास पहली आती है औसत चाल। क्लियर। अब अपन इसके अनुप्रयोगों को सिद्ध करेंगे कि औसत चाल क्या होती है, वर्ग माध्य मूल चाल क्या होती है। क्लियर है। चलिए इसको एक बार अपने हाथों से निकाल लेना और इस सारणी को ध्यान से देख लेना, क्योंकि अपने पास जब अपने पास c की पावर बनेगी 0, c की पावर 1, c की पावर 2, c की पावर 3, c की पावर 4, अगर इस फॉर्म में बनती है तो n की घात देखना पड़ेगी कि उसकी n की घात कितनी है, 0 है या 1 है या 2 है या 3 है या 4 है। तो अपन उस समाकलन का डायरेक्ट मान रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं अपन, माने डायरेक्ट मान रख सकते हैं। जैसे अपने पास आ गया कि CQ e की पावर माइनस BC स्क्वायर इंटू DC, और इंटीग्रेशन में दे दिया 0 से इन्फिनिटी। क्लियर। क्या दे दिया कि इंटीग्रेशन क्या दे दिया 0 से इन्फिनिटी CQ e की पावर माइनस BC स्क्वायर इंटू DC, ये दे दिया। उदाहरण के लिए ये दे दिया, तो अपने पास देखिए ये x हो गया और ये n पावर कितनी है 3। तो अपन इस पूरे फॉर्म को देखें कि ये पूरी फॉर्म बन रही है नहीं बन रही। देखिए इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी तो है ही, और 0 से n कहीं तक भी हो सकती है नहीं हो सकती है, इन्फिनिटी तक ले लिया तो CQ तो x की पावर n बन रहा है नहीं बन रहा, बन रहा है, e की पावर माइनस BC स्क्वायर, तो x का मान यहाँ पर क्या है c, और यहाँ पे भी x का मान कितना है c, तो यहाँ भी x है तो e की पावर माइनस BC स्क्वायर हो गया इनटू DC, यहाँ पर क्या है DC और यहाँ पे क्या है dx। मैं परिवर्तन यहाँ पे कितना है c और वहां पर परिवर्तन कितना x। तो इस फॉर्म में ये इक्वेशन बन रही है नहीं बन रही, समाकलन बन रहा है नहीं बन रहा, बन रहा है। तो अपन इसकी अब देखिए पावर कितनी है इस पे, यहाँ पर x की पावर n, देखिए n कितना है, n की पावर 3 है या नहीं है 3 है। तो अपन देखिए अब इसमें 3 ये रहा, तो जब x की पावर n होती है तो उसके लिए अपन पूरा समाकलन का मान कितना रख सकते हैं 1/2b स्क्वायर। तो अपन इस पूरे मान का मान कितना रख सकता हूं मैं 1/2b स्क्वायर। तो इसलिए तुमको ये सारणी सरल रहेगी। इस सारणी को तुम देख लेना एक बार। क्लियर। अपने दिमाग में रखना कि ये सारणी कैसे होती है। क्लियर। और मैंने तुमको बता दिया क्यों काम आता है, ये सारणी क्यों काम आएगी। चलिए अब अपन कल औसत चाल, वर्ग माध्य मूल चाल ये सब निकालेंगे।
1-2 दिन में तुम्हारी यूनिट फिनिश हो जाएगी।